हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये हम अपनी अगली यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स में है, दैट इज़ द सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, ऐसा है, सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट करने का एक पर्पज़ ये भी है कि एक नई यूनिट है जो आपके सामने है। इससे पहले जैसे में लेज़र है या ऑप्टिक्स है, इन दोनों को हम इससे पहले वाले जो हमारा सेशन रहा है उसमें मैंने इसको कंप्लीट कराया है। तो आपको लेज़र के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के लेक्चर मिल जाएंगे। तो टाइम बिंग आप उनसे अपना स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस सेशन में हम उनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको कि मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको पहले शुरू करने का एक शुरुआत की है। ऑल्दो पोल में आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के लिए किया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उस पोल के थोड़ा सा मैं डेविएट हो रहा हूँ, बट अगेन आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, देन आई विल गो टू द वेव ऑप्टिक्स पोर्शन। अच्छा, देखो, जैसा कि हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर्स? सुपर वर्ड हम कब जोड़ते हैं? सामान्य रूप से सुपर वर्ड हम किसी चीज़ की एक्सट्रीमनेस को शो करने के लिए हम मतलब यूज करते हैं। एक्सट्रीमनेस मतलब जैसे हमने कहा सुपर कार्स, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, सुपर ड्रग्स, सुपर टेक्नोलॉजी, मतलब सुपरसोनिक, ये सारे वर्ड हैं जो आप लोग सुनते हो सामान्य जीवन में। मतलब टेक्निकल लोग हो तो आपका सामान्य जीवन मतलब यही है कि आप इस तरह के वर्ड सुनोगे। तो सुपर जैसे ही हम कुछ कहते हैं तो सुपर से हमारे मन में, दिमाग में ये बात आती है कि कुछ उसकी प्रॉपर्टी जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो या नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से सुपीरियर। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सुपर इज समथिंग पॉजिटिव, समथिंग सुपीरियरिटी इन द पॉजिटिव सेंस। ओके, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स, इसका मतलब है कंडक्टिविटी की सुपीरियरिटी। कंडक्टिविटी का कुछ एक्सट्रीम हमको समझ में आना होगा, ऐसे मटेरियल्स के अंदर ऐसा होगा। तो देखो, ऐसा है कि जैसे कि नाम है सुपर कंडक्टर्स, तो हम ऐसे कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसे मीडियम कंडक्टर्स कहे जाते हैं जो अलाउ करते हैं करंट के फ्लो को। तो जो मीडियम करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अगर वो ये काम बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ करते हैं, बिल्कुल एक्सेलेंस के साथ करते हैं, तो हम उसे सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर कंडक्टिविटी होती कैसे किसी मटेरियल के अंदर, माइक्रोस्कोपिकली वो क्या रीजन्स हैं जो कंडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, और ऐसा क्या हो जाता है सुपर कंडक्टर्स में कि वो सुपर कंडक्टर्स हो जाते हैं। ये सारे बहुत बेसिक सवाल हैं। तो जब हम कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड और आता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट, यानी कि प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं। तो अगर हमने रेजिस्टेंस क्यों होता है ये समझ लिया तो हम ये जान जाएंगे कंडक्टिविटी क्यों होती है, और हम ये जान जाएंगे कंडक्टिविटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, और फिर हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि सुपर कंडक्टर्स क्यों सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वाई रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन एनी मीडियम, एनी मटीरियल। होता ही क्यों है रेजिस्टेंस? आपने देखा होगा ना, तार है 50 ओम का, आपने 12th में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि आपने सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ दिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दिए, 20-20 ओम के, 50-50 ओम के। तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का। तो हम एक बहुत ही मूल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रेजिस्टेंस क्यों होता है। तो रेजिस्टेंस होने का जो मेन कारण है वो होता है मल्टीपल कोलिजन्स। किसके बीच में कोलिजन्स? कहाँ होने वाले हैं कोलिजन, टक्कर किनके बीच में? तो जरा इस मॉडल को देखो। मान लो हमारे पास कोई टुकड़ा है, ये मटेरियल है, सोना, चांदी, लोहा, कंडक्टर है, कोई ऐसा है। इसमें जो बड़े सर्किल दिख रहे हैं ये सब क्या है? एटम है। सपोज एटम है, उनके कॉपर के एटम, मान लो कॉपर के एटम है। और आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ग्रीन लाइन क्या है? एक किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में है। मान लो हमने इसमें इधर से नेगेटिव प्लेट लगा दी, इधर से पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉनों के पास एक मोशन करने का एक मोटिवेशन है कि वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब बढ़ेंगे तो जो एटम है इनसे टक्कर इसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी इन एटम से, इन इम्परफेक्शन से, इम्प्योरिटी से, बहुत कुछ हो सकता है जिनसे इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे। तो यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी दी और ये पूरा डिस्टेंस d है तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरह से मूव कर जाएंगे। वो तो स्ट्रेट के लिए होता है, इलेक्ट्रोलिनियर मोशन के लिए होता है। लेकिन जहाँ टक्करों के साथ साथ चल रहे हैं, जहाँ इनमें टक्करें हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। भाई टक्कर होगी, मोमेंटम लॉस करेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर लॉस करेंगे।
तो हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इन इलेक्ट्रॉनों का मोशन देखते हैं तो हमें ये मालूम चलेगा कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोलिजन्स होते हैं, और ये जो कोलिजन्स होता है ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। टक्करें ज़्यादा हो गई तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो ये फ्लो है, करंट का, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, ये रुकेगा, इस पर अपोज लगेगा, इसके ऊपर रुकावट लगेगी, और इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको बताते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है, करंट क्या होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी या नेगेटिव चार्ज कैरियर जब बहुत सारे फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो को ही हम पर यूनिट टाइम में जब कैलकुलेट करते हैं तो करंट कहते हैं। जैसे पानी की धारा होती है ना, धारा को भी तो हम करंट कहते हैं, तो ऐसा ही कुछ है वहाँ पर, फ्लूइड डायनेमिक्स से ये नाम लिया गया है। तो हम यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट की बात, फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, यानी करंट की बात कर रहे हैं। तो जब ये रजिस्ट होंगे, इन पर रुकावट लगेगी इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो पर, तो उसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी कि रुकावट ज़्यादा होगी, यानी कि फ्लो कम होगा, फ्लो पे ज़्यादा रुकावट होगी यानी कंडक्टिविटी कम होगी। तो हम एक बात कहने वाले हैं कि अगर हमने कहा कंडक्टिविटी, तो ये कंडक्टिविटी जो है ये रेसिप्रोकल होगी रजिस्टिविटी की, यानी रजिस्टिविटी कम तो फ्लो आसान, रजिस्टिविटी ज़्यादा तो फ्लो मुश्किल। फ्लो आसान मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा, फ्लो मुश्किल मतलब कंडक्टिविटी कम। आई होप ये बेसिक आइडिया आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं सुपर कंडक्टर्स के मुद्दे पर। तो टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होंगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, आइटम है, टक्कर तो होगी। लेकिन जब आप कहते हो कि हमारा कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो गया, तो उसका क्या मतलब? आपने टक्करें ख़त्म कर ली? कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर फ्लो करे, उन अरबों खरबों एटमों के बीच से गुजरे और किसी एटम से टक्कर ना हो? अगर एटम्स टक्कर नहीं हो तभी तो रेजिस्टेंस कम हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। जब ये सुपर कंडक्टिविटी खोजी गई तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ठीक है, हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस जीरो हो गया, क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हो गया मटेरियल के अंदर कि रेजिस्टेंस जीरो हो गया? और लॉजिक हमारा क्या कहता है कि भाई जब तक टक्करें रहेंगे रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसके मतलब सोचो, अब एज अ ले मैन आप इसको सोचो। इसका ये है कि ये हो सकता है कि सारे एटम गायब हो गए, जो होना नहीं है। अरे एटम ही गायब हो जाएंगे तो मटेरियल कैसे रहेगा? तो एटम है। या इसका एक और तरीका हो सकता है, इसका तरीका ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एटमों के बीच से जा रहे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। समझदार इस तरह से कि वो चलते तो हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन एटमों के बीच से इतनी स्मूथली, जैसे वो मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज बाइक चलाते हैं ना, बिल्कुल एकदम बिजी सड़क है लंदन की या पेरिस की, एकदम क्राउडेड है, बट वो बिना कोई टक्कर किए अपनी सुपर बाइक से उनके बीच में मूव करता हुआ चला जाता है। ऐसा कुछ हो गया, इंटेलिजेंट हो गए हैं, सुपर इंटेलिजेंट हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, और इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो बिना टक्कर के उस कंडक्टर के अंदर उस मटेरियल के अंदर मूव कर रहे हैं। ये दोनों ही विचार अपने आप में बड़े ही एक्सट्रीम हैं। ये सोचना कि टक्कर जीरो इसलिए हो रही है, टक्कर बहुत कम इसलिए हो गई है क्योंकि एटम गायब हो गए हैं या एटम बहुत छोटे हो गए, श्रिंक कर गए, कुछ ऐसा हो गया, ये भी बड़ा अजीब सा विचार है। या इंटेलिजेंट हो गए इलेक्ट्रॉन और वो बिल्कुल एटमों के बीच से बिल्कुल एकदम स्मूथली बिना टक्कर के निकल रहे हैं। दिस इज अनदर वेरी एक्सट्रीम थॉट। तो खैर ये हाउ, ये जो हमने लिखा है, बट हाउ आर टेंड टू जीरो, रेजिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक ऐसा विचार है ना कि जो परेशान करता है, जो उस समय के लोगों को परेशान कर रहा था। ठीक है, इसका हम लोग कुछ हद तक इसका उत्तर देखेंगे, हालांकि इससे जुड़ी हुई BCS थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। ओके, बट हाउ। अब आते हैं कैसे इसकी डिस्कवरी शुरू हुई। तो आप जो ये महानुभाव देख रहे हैं, क्रेमिंग ओन्स, ये एक बड़ी मूंछों वाले जो महान व्यक्ति हैं, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑल टाइम, आप कह सकते हो। हर समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंटलिस्ट। देखो, एक समय हमारे फिजिक्स कम्युनिटी में, फिजिक्स में एक चैलेंज था कि हाउ टू डेवलप लो टेम्परेचर, कैसे कर सकते हैं। और कुछ गैसेस थी जिनको हम बहुत ही परमानेंट गैसेस मानते हैं, इसमें हीलियम थी, ऑक्सीजन थी। तो ये सब गैसेस को हम परमानेंट गैस मानते थे, जो कि लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल होता था।
तो उस फैमिली भी जो गैसेस थी, गैसेस की जो फैमिली थी, उसमें हीलियम जो था उसको लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल था, और हीलियम अपने आप में एक बड़ी रेयर गैस थी, तो उसको इतनी मात्रा में बनाना गैसियस फॉर्म में बड़ा मुश्किल था। फिर उस गैसियस फॉर्म में हीलियम को बना के उसको लिक्विफाई करना एक और बड़ा कठिन काम था। लेकिन कैमिंग-ओन ने अपनी लेबोरेटरी में सब किया, और उन्होंने क्रोम ने डिस्कवर किया सुपर कंडक्टिविटी 1911 में। उससे पहले वो लिक्विड को हीलियम को लिक्विफाई कर चुके थे, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम वो कर चुके थे। अब एक अगले बड़े काम की तैयारी थी। तो 1911 में ओन्स ने डिस्कवर किया सुपर कंडक्टिविटी को। ही ऑल्सो डेवलप द मैथड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। हीलियम को लिक्विफाई करने के तरीके उन्होंने खोज रखे थे, और उसको करने के दौरान वो 4.2 केल्विन तक का टेम्परेचर जनरेट कर सकते थे। आपने कहा 4.2 केल्विन कितना होगा, तो मैं आपको बताऊं कि 273 में से आप समझ लो -269 में कह सकता हूँ इतना डिग्री सेंटीग्रेड। 273 का मतलब होगा, मतलब 4 केल्विन का मतलब होगा -269 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डेवलप करना। देखो बच्चों, टेम्परेचर को हाई करने में कितना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने कमरे का तापमान 20 डिग्री बढ़ाना है, कितना खर्चा आएगा, तो आपका आंसर जानते हो क्या होना चाहिए? 1 रुपये। माचिस ले आइए, 1 रुपये की माचिस, कमरे में जो कपड़े और फर्नीचर उस पर आग लगा दीजिए। आग लगाओगे तो टेम्परेचर कमरे का 20 क्या 50-100 डिग्री बढ़ जाएगा एकदम से। बहुत उस तरह से नहीं, आप इंस्टेंटली आप उससे क्रिएट कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस कमरे का टेम्परेचर जहाँ आप बैठे हो, इसको 20 डिग्री कम करना है, तो अब वो 1 रुपये वाला काम नहीं रह गया। नाउ यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम। आपको कुछ ऐसी कुछ मतलब करना पड़ेगा ताकि इस कमरे का तापमान 20 डिग्री तक कम हो जाए, जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उससे भी कम हो जाए। अगर इस समय बाहर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम कहें कि हम -6 करना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं खिड़की दरवाजे खोल दोगे ठंडक आ जाएगी, तो ठंडक 16 से कम नहीं करेगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो लो टेम्परेचर जनरेट करना हमेशा से एक बड़ा मुश्किल काम था, और वो काम इन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी को लिक्विड हीलियम में डुबोते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लिक्विड हीलियम लिया, 4.2 केल्विन मतलब काफ़ी ठंडा था, उसके अंदर उन्होंने मरकरी को डुबो दिया, और मरकरी के जो सैंपल डुबोया उसमें से कुछ तार निकाले, उन तार को वोल्टेज करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि ओम्स लॉ ऐसा होता है ना, V = IR। तो अगर हम वोल्टेज करंट मेजर कर ले तो हम R का रिलेशन निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं एक तरह से। तो उन्होंने देखा कि जब हम 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी को ड्रॉप करते हैं, तो मरकरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 की तरफ पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट टेंस टू 0। दिस इज़ द डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ये पहली डिस्कवरी थी, पहला सिग्नेचर था सुपर कंडक्टिविटी का। और उन्होंने कहा कि मरकरी के साथ ये व्यवहार होता है 4.2 केल्विन पर, मतलब मरकरी ठंडा करते जाओ, -200, -250, -260। जब वो -269 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो इमीडिएटली वो ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है कि वो इमीडिएटली एक तरह से सुपर कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है। सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का 0 हो जाना, नियर टू 0 हो जाना। तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर जिस पे ये सारी घटना होती है, मटेरियल सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, मटेरियल रेजिस्टेंस को 0 उनका दिखता है, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। आने वाले समय में इस पर डिस्कवरी जारी रही। 1913 में लेड के साथ किया गया, तो उसको देखा गया कि वो 7 केल्विन पर, मतलब थोड़ा हायर टेम्परेचर पर हो जाता है। 1941 में नियोबियम नाइट्राइड को देखा गया, तो वो 16 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, मतलब थोड़ा सा और हीट, थोड़ा और गर्म पॉइंट है वो। ऐसे 1980 तक आते आते हम लोगों ने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर खोज लिए, जो कि 71-17 लिक्विड नाइट्रोजन की रेंज में आते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा एक टॉपिक है वो। उसके बाद फिर क्या हुआ, कैमिंग-ओन और उनकी डिस्कवरीज के बाद अगली एक और बड़ी डिस्कवरी है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। 1933 में आपके पास माइजनर है, ये भी एक जर्मन फिजिसिस्ट रहे हैं। तो माइजनर और ऑस्टफील्ड क्या देखते हैं, तो माइजनर और ऑस्टफील्ड देखते हैं, डिस्कवर करते हैं डायामैग्नेटिक नेचर ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो उन्होंने पाया कि सुपर कंडक्टर्स सिर्फ सुपर कंडक्टर हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उनका रेजिस्टेंस 0 है। मटेरियल सुपर कंडक्टर अगर हो गए तो उनके अंदर एक और नए तरह की प्रॉपर्टी आ जाएगी, वो डायामैग्नेटिक बन जाएंगे।
अब डायामैग्नेटिक के बारे में बच्चों ये है कि 3 तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर हम 3 तरह के मटेरियल रखते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक, एक डायामैग्नेटिक। अब फेरो, एंटी फेरो वो सब हम वो फेरस के ही अंदर लाते हैं। तो पैरा एक कैटेगरी है, फेरो एक कैटेगरी है, मोटे मोटे तौर पर डायामैग्नेटिक एक कैटेगरी है। फेरो, अब देखो पैरा क्या होता है, पैरा मटेरियल वो होते हैं, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट बहुत ही कमज़ोर तरीके से, इतना कमज़ोर कि हम देख ही भी नहीं पाते। जैसे सोना चांदी है, जिंक है, ठीक है, तो वो पैरा मैग्नेटिक है। फेरो मैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली, एकदम फोर्सफुली जाते हैं। लोहे की पिन, स्टेपलर की पिन चुंबक पर चिपकती है, लोहे की कतरन चिपकती है, ये सब चीज़ें हैं। डायामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेंगे। अब चूंकि डायामैग्नेटिक एक कमज़ोर सा बिहेवियर होता है तो वो हमको नॉर्मल लाइफ में दिखता नहीं है, पर असल में उनमें ऐसा होता है, ऐसा उनमें व्यवहार होता है डायामैग्नेटिक है। तो मेजनर ने पाया कि जैसे ही कोई सुपर कंडक्टर बनता है, इमीडिएटली उसके अंदर डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, यानी रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और मटेरियल डायामैग्नेटिक हो जाता है। लोगों ने कहा ऐसा तो नहीं, दोनों एक ही वजह से होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है इसीलिए वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो करिए, ये दिखाइए कि रेजिस्टेंस का जीरो होना और डायामैग्नेटिक हो जाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो सुपर कंडक्टर के साथ होती है। ऐसी बात नहीं है कि अरे भाई उसने गाड़ी खरीद ली क्योंकि वो लखपति है इसलिए गाड़ी खरीद ली, ऐसा नहीं है। आपको ये समझाना है कि उसका लखपति होना एक अलग घटना है और उसका गाड़ी खरीद पाना एक अलग घटना है, इस तरह से। तो शुरू में ओवरऑल तो ये हमें इंटर रिलेटेड दिखती हैं, लेकिन असल में हम मैक्सवेल्स थ्योरी से इसको प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। यानी सुपर कंडक्टर की 2 प्रॉपर्टी हैं, उसका रेजिस्टेंस का जीरो होना और उसका डायमैग्नेटिक होना। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इज नॉट रिलेटेड विद द आर टेंड्स टू जीरो नेचर। तो डायमैग्नेटिक होना यानी मेजनर इफेक्ट का होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, सुपर कंडक्टिविटी के साथ जोड़ी गई है। उसके बाद लॉन्डन, 2 भाई थे, एफ लैंडन, एच लैंडन, इन दोनों लोगों ने कुछ थ्योरी बनाई और उसमें उन्होंने फ्री एनर्जी एक टर्म यूज किया जिसकी इफेक्ट से उन्होंने शो किया मतलब प्रूफ करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक उसको समझाया भी कि किस तरह से ये मेजनर इफेक्ट होता है। उसके बाद फिर और भी काम होता रहा। 1950 में ये आ गए लेबेदेव लैंडाउ, नोबेल लॉरेट, रशियन फिजिसिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ दिस वर्ल्ड। लैंडाउ ने गाइजेंबर्ग के साथ मिलकर के एक फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज की थी। ये वो समय था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। रशिया वर्ल्ड पावर था उस समय, अमेरिका उसको रिप्लेस करना चाह रहा था, लेकिन रसिया में इस तरह के लोग थे लैंडाउ जैसे, जो कि वहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी को अकेले दम पर उसकी झंडा फहराए हुए थे। तो लैंडाउ ने गाइजेंबर्ग के साथ मिल करके सुपर कंडक्टिविटी को समझाने के लिए एक फेज ट्रांजिशन थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको कि कुछ लोग उसको फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। और काफ़ी हद तक उन्होंने इस थ्योरी को यूटिलाइज़ किया था और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, और सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी की डिस्कवरी में रशियंस का काफ़ी बड़ा योगदान है। उसके बाद इस थ्योरी से फिर आगे देखा गया कि टाइप 1, टाइप 2 टाइप के सुपर कंडक्टर्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, फिर एक 1950 में एक और डिस्कवरी होती है जिसे हम आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। आइसोटोपिक इफेक्ट जो होता है, इसने आगे आने वाले समय में माइक्रोस्कोपिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी को डेवलप करने में सुपर कंडक्टर के काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर आता है 1957 का समय, जब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्योरी सुपर कंडक्टर के केस में डेवलप होती है, जिसे कहते हैं BCS थ्योरी। बार्डीन, दिस इज द बार्डीन, कूपर, सिफर, ये 3 लोग थे। बार्डीन वॉज ऑलरेडी अ नोबेल लॉरेट, जो कि इस थ्योरी से पहले वो एक ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार पा चुके थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन द शॉकले ग्रुप। तो ये एक फिजिसिस्ट, ऑलरेडी एक बहुत रिनाउंड फिजिसिस्ट थे। कूपर जस्ट PhD करके आए थे, एंड सिफर वॉज एट दैट टाइम स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो बार्डीन और कूपर और सिफर ये पहली माइक्रोस्कोपिक थ्योरी प्रपोज कर देते सुपर कंडक्टिविटी में, और इसको एक्सप्लेन करने में वो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इन दोनों ने बताया कि हम सुपर कंडक्टिविटी समझा सकते हैं, जो कि लिक्विड हीलियम के साथ या उस तरह से लो टेम्परेचर पे ऑब्जर्व हो रही थी।
तो ये एक बहुत बड़ी थ्योरी थी और इसके लिए इनको दोबारा तो बार्डिन, इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया और बार्डिन का ये दूसरा नोबेल था। 1962 में सुपर कंडक्टिव नियोबिडियम टाइटेनेट का पहली बार डेवलपमेंट हुआ कमर्शियल लेवल पर, और उसी साल जोसेफसन इफेक्ट भी डिस्कवर हुआ। जोसेफसन इफेक्ट भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सुपर कंडक्टिविटी की दुनिया में, जो कि डिस्कवर किया गया था। तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कुछ हिस्ट्री थी सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। आते हैं कुछ इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। एलिमेंट की एक अवस्था होती है, नए तरह का एलिमेंट नहीं होता। जैसे एलिमेंट हमने कहा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बांटो, तो आपने कहा एक तरह के एलिमेंट होते हैं कंडक्टर, जिनमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एक होते हैं इंसुलेटर, इसमें होती ही नहीं लगभग, फिर एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो ये 3 तरह के एलिमेंट हैं, 3 प्रकार के हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स कोई चौथे प्रकार के एलिमेंट नहीं होते हैं, ये इन्हीं तीनों एलिमेंट में से एक अवस्था होती है जो उनकी बहुत लो टेम्परेचर पर आती है। मतलब जैसे ये हो सकता है, इस बात की संभावना है कि जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्राइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं। तो जैसे आपने जैसे यहाँ पे है नियोबियम नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड, ऐसे कुछ हैं। ऑक्साइड समान रूप से ऑक्साइड्स जो भी होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं होती। मतलब आपने जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है या सल्फाइड है, इसके एक तार बनाया, कॉपर ऑक्साइड का एक तार बनाया, ऐसे किसी ऑक्साइड का तार बनाया और आपने सोचा कि उसमें हम करंट फ्लो करा दें, तो समान रूप से वो करंट को बहुत सपोर्ट नहीं करते, बहुत कम, सिग्निफिकेंटली स्मॉल ऐसे ही मतलब रहता है। तो ऑक्साइड्स आर इंसुलेटर्स समान रूप से। बट अगर हम कई बार देखते हैं, हमने देखा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जब हम इनमें से कुछ ऑक्साइड्स को बहुत ठंडा कर देते हैं, इतना ठंडा उनका वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, और द मोमेंट सुपर कंडक्टर बनते हैं उनकी कंडक्टिविटी एकदम से इनफाइनाइट की तरफ टर्न करते हैं, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। यानी कि वो मटेरियल जो समान रूप से एक इंसुलेटर है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि जिसका रेजिस्टेंस 0 है, लगभग 0 है, सॉरी इनफाइनाइट, बहुत लार्ज है। नॉर्मल रूप से इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, लेकिन द मोमेंट वो ठंडे किए जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो, तो वो क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, एकदम से अपना रूप बदल देते हैं, अपना नेचर बदल देते हैं। तो यानी कि वो एक नई अवस्था को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो वही लिखा है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, दिस आर नॉट द न्यू काइंड ऑफ एलिमेंट, दिस इज द न्यू स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। ऑक्साइड्स या कुछ कंडक्टर भी ऐसे होते हैं, कुछ कंडक्टर ऐसे जिनको कितना ठंडा कर लो सुपर कंडक्टर नहीं बनेंगे। सोना चांदी है, कितना ठंडा कर लो कंडक्टर नहीं बनेंगे, और सुपर कंडक्टर नहीं बनेंगे, कंडक्टर रहेंगे, सुपर कंडक्टर नहीं बनेंगे। ऑक्साइड्स हैं, कई ऑक्साइड्स हैं जिनको जो कंडक्टर होते नहीं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ठंडा करते ही वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो एक नई अवस्था है, where at very low temperature the resistivity of element becomes almost zero, लगभग 0 हो जाती है। The material that shows this are called superconductors, जिनके अंदर ये होता है उनको superconductors कहते हैं। Transition of normal state to superconductivity state is superconducting state is done at the transition temperature। ये जो हम बदलाव करते हैं ना, जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। और सुपर ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो हर मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल का अपना यूनिक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। यहाँ तक कि किसी मटेरियल के आइसोटोप का भी ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे मरकरी है, मरकरी के मान लो कुछ आइसोटोप हैं, तो नंबर 1 आइसोटोप का और नंबर 2 आइसोटोप का ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग अलग होगा, और इसको आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा था ना 1950 में जो खोजा गया था आइसोटोपिक इफेक्ट, वो यही दिखाता था कि आइसोटोप्स के भी टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। तो बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की, उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखो बच्चों, एक डायग्राम है यहाँ पर, ये डायग्राम मरकरी का है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो आप जरा रेड वाला कर्व देखो, जस्ट फॉर इंस्टेंट मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ। तो आप जरा रेड वाला कर्व देखो, रेड वाला कर्व ये दिखा रहा है कि मरकरी है, उसको आप ठंडा कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना, उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। नॉर्मली मटेरियल्स क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि मटेरियल कम होते 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 0 टेम्परेचर पे भी एक टेम्परेचर रह जाएगा। इसे हमने नाम दिया होता है पहले
इसे कहते हैं रेसिडुअल, मतलब बचा हुआ रेजिस्टेंस, रेसिडुअल रेजिस्टेंस। लेकिन मरकरी के साथ क्या होता है, जो कि मरकरी के अंदर सुपर कंडक्टिविटी शो करने की प्रॉपर्टी होती है, तो लो टेम्परेचर करते करते होते अचानक से एक टेम्परेचर पे एकदम से घट जाती है रेजिस्टिविटी और बिल्कुल जीरो के लगभग हो जाती है, लगभग जीरो की तरफ हो गई। आप इस डायग्राम को देखो, एग्जैक्टली जीरो नहीं है बट इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। तो ये वो ऑब्जर्वेशन था जो कि क्रैमिंग ओन ने सबसे पहली बार देखा था कि जिस तरह से रजिस्टिविटी जो है वो इस तरह से घटती है और अचानक से एकदम डंप कर जाती है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप देख रहे हो कि 4.2 केल्विन लाइन ये है और इसने इतनी दूरी में एकदम से रजिस्टिविटी को एकदम से जीरो की तरफ घटा दिया है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी शो हो रही थी। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स में रजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नॉर्मली द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। कंडक्टर्स में ऐसा ही होता है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस जैसे जैसे उसको ठंडा करते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा होता है कि बाय रिडक्शन इन टेम्परेचर द कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्यों ऐसा होता है, देखो हमने शुरू में क्या बात की थी, शुरू में मैंने बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन एटमों से टकराते हैं तो उस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होता है। अगर आपने ठंडा कर दिया मटेरियल को तो ये जो एटम है इनका वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाएगा। तो जब एटम का वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन उनके बगल से गुजरते हैं तो वो जो टक्कर वाइब्रेशनल मोशन की वजह से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी टक्करों की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते जाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी आपका कम होता जाता है। मटेरियल्स हैव रेसिडुअल रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। तो इस हिसाब से मटेरियल के अंदर बिल्कुल जीरो टेम्परेचर तक पहुंच जाए तब भी कुछ ना कुछ टक्करें होती होनी चाहिए और रेसिडुअल रेजिस्टेंस होना चाहिए। दिस रेसिडुअल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज फॉर इम्प्योर सैंपल। ये माना गया था कि सैंपल के लिए रेसिडुअल रेजिस्टेंस, रेसिडुअल रेजिस्टेंस मतलब क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी से पहले जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि आप किसी मटेरियल को ठंडा करोगे तो उसका टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, उसके अंदर एक रेसिडुअल रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी ने दिखाया कि नहीं, कुछ मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता। वो इस ग्राफ को ना फॉलो करके इस तरह ग्राफ फॉलो करते थे। ये ग्राफ नहीं फॉलो होता है बल्कि ये वाला ग्राफ उनके साथ फॉलो होता है। ये सबके साथ नहीं होता, कुछ ही एलिमेंट के साथ होता है। तो यहाँ पे लिखो सुपर कंडक्टिविटी इज नॉट वेरी सेंसिटिव फॉर इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। तो ये देखा गया कि अगर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जैसे हैं उनमें अगर इम्प्योरिटी को ऐड कर दें तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, प्रभावित होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुपर इम्प्योरिटी, आपने सैंपल में जो इम्प्योरिटी है उस पर रोल क्या है। तो उसका रोल यही होना है आने वाले समय में कि ट्रांजिशन टेम्परेचर को वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली नहीं प्रभावित करता है। हाँ, उस ट्रांजिशन को थोड़ा सा वो चेंज कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ लिखे मैग्नेटिक इम्प्योरिटी टेंड्स टू, अब देखो सुपर कंडक्टर इज नॉट वेरी सेंसिटिव फॉर इम्प्योरिटी ऑफ मटेरियल। लेकिन अगर आपने इम्प्योरिटी कैसी मिला रखी है, किसी मैग्नेटिक टाइप की, तो अगर उसमें मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है तो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करती है। सम मटेरियल्स शो सुपर कंडक्टिविटी ओनली इन द प्योरेस्ट स्टेट। कुछ मटेरियल में बहुत बिल्कुल प्योर रखोगे तभी वो शो करेंगे। सम प्योर मटेरियल्स आल्सो नॉट शोइंग सुपर कंडक्टिविटी इवन व्हेन T = 10⁻⁴। और वहीं दूसरी तरफ कुछ मटेरियल ऐसे कितना भी प्योर हो जाए वो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो ऑन्स ने क्या देखा कि विड्थ ऑफ ट्रांजिशन रीजन इंक्रीजेज बाय एडिंग द इम्प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो आप इसको जरा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या था, अभी नॉर्मली जैसे अगर हम इसको बनाएं, जैसे मान लो ऐसे था, ये हमारा है, ये हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर मान लो 4.2 केल्विन। तो अब आपने मटेरियल ऐसे, आप टेम्परेचर को लो करते जा रहे हो, मटेरियल ऐसे आ रहा है और मटेरियल ऐसे आ रहा है और फिर इस तरह से आकर के वो यहाँ पर ट्रांजिशन शो करता है। तो आप देखते हो कि बहुत छोटी सी रीजन में ही ये एकदम से इसका रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पर बहुत छोटे से रीजन में, मतलब ये x है, ये x प्लस डेल्टा x है, सॉरी ये t है, ये t प्लस डेल्टा t है। इसी डेल्टा t के अंदर ये मटेरियल का रेजिस्टेंस यहाँ से घट करके यहाँ तक आ गया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल शार्पली ट्रांजिट कर गया। कब, जब आपने इसकी प्योर स्टेट ली थी। अच्छा, अगर मान लो प्योर स्टेट ना ली होती तो, अगर आपने प्योर स्टेट नहीं ली तो क्या होगा, तो क्या होगा जरा देखो। उस समय ये होगा कि मटेरियल ऐसे घटना शुरू होगा और यहीं से ही वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता हुआ चला आएगा। मतलब वो अपना बिहेवियर यहीं से शो करना शुरू कर देगा।
तो अब वो इतनी रेंज में अपना टेम्परेचर, अपने रेजिस्टेंस को घटाना शुरू करेगा। तो जहाँ प्योर मटेरियल है बच्चों, वो ऐसे आकर के एकदम शार्पली ट्रांजिट कर रहा था, वहाँ जो इम्प्योर है, ये इम्प्योर मटेरियल है और ये पीला वाला प्योर मटेरियल है। तो प्योर मटेरियल जो होगा वो शार्पली अपने ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आते ही एकदम से रेजिस्टेंस को डंप जीरो करता है, लेकिन इम्प्योरिटी जो होता है वो इस डिक्रीज़ को, इस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी के डिक्रीज़ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते, थोड़ा खींच देती है। तो इस चीज़ को देखो यहाँ पर इस ग्राफ में बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो ये स्प्रेड है, स्प्रेडेड है, यहाँ से ये स्प्रेडेड है, ये फैला हुआ है। इतने हिस्से से ही इसने अपने रेजिस्टेंस को नीचे करना शुरू कर दिया था, जबकि जो टिन वाला है वो शार्पली आकर के इस तरह से करता है। तो इस तरह से बच्चों आपने जाना यहाँ पर इस पूरे बिहेवियर को देखते हुए कि इम्प्योरिटी जो होता है वो किस तरह से हमारे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी के ट्रांजिशन बिहेवियर को प्रभावित करता है, जो कि अपने आप में क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इनिशियल सेक्शन ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी, जो कि हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। अलावा इसके अगर आपको कोई इससे जुड़ी हुई कोई बात है, आपको इससे जुड़े हुए जो नोट्स हैं, देन आई विल प्रोवाइड इट ऑन माई ऐप। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, वो वहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। थोड़ा सा मुझे उनको रिफ़ाइन करना है, उनको रीटाइप कुछ किस्से करने हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसी पर, वो भी कुछ रिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन की छुट्टी मेरे पास रहेगी इधर दिसंबर की, 25 दिसंबर और ये सब की, तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि उनको रिफ़ाइन करके आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे। और अगली क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने बात की थी मेजनर इफेक्ट। और माइनर इफेक्ट को डिफाइन ही नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि कैसे माइनर इफेक्ट को में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जीरो होना और उसका डायमैग्नेटिक होना, ये दो अलग अलग व्यवहार होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।